आबनाए हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों पर हमलों से शुरू होने वाला मामला एक बार फिर अब बाकायदा जंग की तरफ जा रहा है। ईरान ने इस्लामाबाद बर्दाश्त पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया है और अमेरिका ने भी जंग को मज़ीद तौसी देने के लिए सैकड़ों रिफ्यूलिंग तैयारे इसराइल पहुँचा दिए हैं। ईरान के रहबर आला इनके मुशीर मोहसिन रज़ाई ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका 2 से 3 रोज़ तक कार्रवाइयाँ जारी रखता है तो जंग जारहाना और तबाहकुन मरहले में दाखिल हो जाएगी। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा भी दावा कर रहे हैं कि उन पर भी जंग में शामिल होने के लिए दबाव डाला जा रहा है, लेकिन इराक़ जंग के ख़िलाफ़ है और ख़लीजी ममालिक पर हमलों की मज़म्मत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने सलामती काउंसिल के सामने ताज़ा अमरीकी हमलों में जानी और माली नुकसानात की तफसील पेश की है। फ़ौरी तौर पर अमरीकी जारियत रुकवाने का मुतालबा भी किया है। जंग कभी फ़ायदा नहीं देती और अब इसके असरात ये हैं कि कुवैत ने इल्ज़ाम लगाया है कि ईरान ने दूसरी बार वाटर प्लांट्स पर हमला किया है। कुवैत का 90% पानी इन्हीं सी वाटर डिसैलिनेशन से फराहम किया जाता है, जिसके जवाब में अमेरिका ने भी ईरान की वाटर फैसिलिटीज़ पर हमले किए हैं। ईरानी हुक्काम ये दावा कर रहे हैं कि 20 से ज़ायद देहातों में 10,000 अफराद साफ़ पानी से महरूम हो गए हैं। दूसरी तरफ ईरानी मीडिया ये दावा कर रहा है कि सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को मिसाइल से निशाना बनाया गया है, जिसे अमरीकी अफवाज भी इस्तेमाल करती हैं। अब इस हवाले से अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने भी ये खबर दी है कि दी तो है, लेकिन सऊदी वजारत दिफा ने ताहाल इस दावे की अभी तक तस्दीक या फिर तरदीद नहीं किया है। किस तरफ जा रहे हैं मामला, इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ जाहिद साहब। सबसे पहले तो ये कि ईरान ने अब बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर इस्लामाबाद MOU की मुअत्तली के हवाले से ऐलान कर दिया है। क्या नताइज आप देख रहे हैं आगे? जी किरण, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, फियर्स तो उस वक्त भी थे जब ये मुआहदा हो रहा था, क्योंकि ये जो मिसट्रस्ट है 47 इयर्स ह्यूज टाइम, वो ब्रिज नहीं हो रहा था जी गैप। और दोनों जो मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किए गए थे, हुर्मुज़ के कॉन्टेक्स्ट में हॉटलाइन इस्टेब्लिश होना था और लेबनान के कॉन्टेक्स्ट में डी कन्फ्लिक्शन सेल ने इस्टेब्लिश होना था, तो प्रॉब्ली वो अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हो सका। बट हैविंग सेड दैट, इवन मुज़ाकरात के बाद भी एक जो 60 डेज़ का पीरियड था उसमें कंटेस्टेशन जारी रही। टू बिगिन विद लेबनान के अंदर एक सिचुएशन रही, इजराइल ने पूरी कोशिश की, हाउएवर अमेरिका ने कोशिश की कि उसको एज अ स्पॉइलर उसको रोका जाए, और उसका जिक्र अभी JD वैंस ने भी कर दिया कि कैसे मुज़ाकरात को सैबोटाज करने की कोशिश की गई। फिर जो शिक 5 है मुआहदे की, उसके ऊपर पहले अमेरिका ने कोशिश की कि एक रूट खोला जाए, जो लीगल बैटल है इस पानी की कि जी ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं या ये टेरिटोरियल वाटर्स हैं, तो उन्होंने कहा जी जो सदर्न पोर्शन है जो ओमानी कोस्ट को हग करके जाएगा, तो उसको खोलने की कोशिश की, जिसको फिर इंटरडिक्शन की, और उसी इंटरडिक्शन में कतर का भी एक शामिल था टैंकर। और उसके बाद वे सिचुएशन सबके सामने हम देख रहे हैं इसको। हुर्मुज़ इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ वॉर किरण। अब इसकी कंटेस्टेशन इट रिप्रेजेंट्स दी पावर प्रोजेक्शन। दोनों समझते हैं कि जिसके पास हुर्मुज़ होगा वो उसको पावरफुल कंसिडर किया जाएगा। यस, जो प्रेस्टीज है वो तो अटैच रहेगी न्यूक्लियर के बाद, लेकिन उस मामले ने बाद में आना था। अभी जो मामला हमारे सामने इस्टेब्लिश हुआ, यहां से ईरान भी समझता है कि अगर मैंने हुर्मुज़ का लीवरेज छोड़ दिया तो फिर मैं जो रीजनल चेस बोर्ड है उस पर एक पावरफुल कैरेक्टर के तौर पे और ओवरऑल एक पावरफुल स्टेट के तौर पे नहीं जा पाऊंगा, और ये रिड्यूस करेंगे और ये कभी अपने वादे पूरे नहीं करेंगे। जो वो मिसट्रस्ट की बात है, चाहे वो फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स हो या कोई भी और, मेरे साथ फिर दोबारा जंग भी कर लेंगे जी। और यही अमेरिका को डर था कि ईरान जो है वो इस गैप में 60 डेज में कि ये जो कंट्रोल है हुर्मुज़ का वो लूज नहीं करना चाहते थे, कॉमन्स के तौर पे रखना चाहते, तो उसी की कंटेस्टेशन है। लेकिन एक चीज है कि लेकिन सर अब मसला ये है ना कि ये मामला तो चल रहा था, लेकिन जो अभी दोबारा से आगाज होगा, ये जो 6 और 7 के दरमियान में जो हुआ है, जो वेसल्स पर 3 वेसल्स को निशाना बनाया गया और उसके बाद फिर ये दोबारा सारा मामला शुरू हुआ है। मुझे ये फरमाइए, जिस तरह से एक्सियोस एक अमेरिकन ऑफिशियल को कोट करके ये बात कर रहा है कि अड्डे को निशाना बनाया गया, वहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया, फिर कुछ ही देर बाद हमने देखा कि फिर ईरानी मीडिया ने भी इसी तरह से रिपोर्ट किया है इस सारे मामले को। लेकिन यहाँ पर हैरत अंगेज तौर पर सऊदी अरब बिल्कुल खामोश है, ना उनकी तरफ से इस सारे मामले
मामले पर अभी तक तस्दीक आई है न तरदीद आई है। अगर सऊदी अरब इस सारे मामले की तस्दीक कर देता है तो फिर हालात किस रुख पर जा सकते हैं? और फिर यहाँ पर एक और पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारा तो डिफेंस पैक्ट है सऊदी अरब के साथ और क्लैरिटी भी है बड़ी। किरण, सऊदी अरेबिया इज प्लेइंग वेरी क्राफ्टली और बड़ा अच्छी स्ट्रेटजी के साथ जा रहा है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान के इसमें बड़ा हाथ है इस रिस्ट्रेंट में। जो रिस्ट्रेंट पहले हमने सऊदी अरेबिया से देखा, कतर, कुवैत से देखा, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि गल्फ पे अगर आग लगेगी, ये जंग फैलेगी, तो इसका विनर तो एक ही है, इजराइल। उसकी भी ख्वाहिश है कि ये जंग लगे। आज भी वो कोशिश करेगा किसी तरीके से ये रीजनल कंटेस्टेशन जारी रहे। लेकिन देखिए, ईरान ने एक सिंबल एक चीज दिखाई है, एक कार्ड शो किया है कि ये मत समझे कि ये रिस्पॉन्सेज जो है हमारे वो सिर्फ जीसीसी कंट्रीज तक की रिस्ट्रिक्ट रहेंगे। दे आर इनगल्फिंग मोर कंट्रीज। सीरिया की बात हो रही है, सऊदी अरेबिया की बात हो रही है, इराक में वॉर जाने के चांसेस है। तो वो यही कह रहे हैं कि पूरा रीजन डिस्टेबलाइज होगा। ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन जितना भी है वो डिस्टेबलाइज होगा अगर आपने ईरान को बिल्कुल कॉर्नर करने की कोशिश की। तो दिस इज देयर वन ऑफ द रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी के हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन भी करनी है इसमें बहुत सारी और ममालिक, इसलिए तो बाबल मंदल मदब के ऊपर इन्होंने जो है वो फोकस किया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाबल मंदल पे जाएगी और किसी इस्लामिक कंट्री को तो इसका फायदा नहीं है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि डायरेक्ट फायदा जो है वो सिर्फ इसराइल को ही होगा। जब आपने इसराइल का तस्करा छेड़ा तो यहाँ पर सर अभी ये ताज़ा हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका ने इसराइल में जो है वो एयर टू एयर फ्यूलिंग वाले और एक्स्ट्रा फ्यूलिंग वाले जैट्स भिजवा दिए। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? देखिए, इसके एक तो वहां पे जरा वो सेफ समझते हैं कि वहां पे एसेट्स शायद ईरान विल अवॉइड अटैकिंग दीज एसेट्स इनसाइड इजराइल, क्योंकि ईरान की भी स्ट्रेटजी में ये चीज़ थोड़ी सी नजर आ रही है। कोई इजराइल को अभी इमीडिएटली अट्रैक्ट नहीं करना चाहता है इस वॉर के अंदर। दैट्स व्हाई दे आर नॉट एंगेजिंग एनी टारगेट इनसाइड इजराइल, और वहां पे सेफ भी। एंड सेकेंडली, अगर रीजनल वॉर फैलती है तो फिर दे विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू जनरेट रिस्पॉन्स वहां से इजराइल के अंदर बैठ के, एंड दे फील मोर प्रोटेक्टेड, क्योंकि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है अमंगस्ट ऑल अदर कंट्रीज वो ज्यादा बेहतर है। गो के एक्सपेंस। अच्छा सर, जाहिद साहब, यहाँ पर इराक की पोजीशन वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बात करने वाली है। सर, इराक की जानिब से ये कहा जा रहा है, उनके वजीर खारजा कह रहे हैं कि उनका मुल्क जो है वो जंग नहीं चाहता। उनके ऊपर बाकायदा तौर पर इस सारे मामले के ऊपर प्रेशर है। खलीजी ममालिक से भी वो अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तो वो जो प्रेशर की बात कर रहे हैं, गालिबन इशारा उनका ईरान की तरफ है। देखिए, दोनों तरफ है जी। दे इराक की इस वक्त सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट। फिर आपको याद होगा कि जब अली खamenei साहब का जब जो मैयत है वो इराक जब ले जाई गई तो वहां पे भी सेंटीमेंट रिजाइड करता है। दैट वाज आल्सो शो ऑफ पावर जी। ईरान ने जो वहां पे मैनिफेस्ट किया है, दैट वाज अ पावरफुल शो, और उसको अपने सेंटीमेंट को भी उन्होंने लोगों के उतारा भी है। और वहां से नारा क्या लगा, रिवेंज का वहां से नारा क्या लगा, वी विल नॉट फॉरगेट, वी विल नॉट फॉरगिव। तो ये वो चीजें जो वॉर में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो कैच 22 है तमाम अरब कंट्रीज के लिए। वो लड़ाई में अगर मुकम्मल तौर पर भी जाते हैं तो उनका नुकसान है, बाहर रहते हैं तो फिर भी उनका नुकसान है। तो ये जो कंटेस्टेशन सिर्फ इस्लामिक कंट्रीज के अंदर ही हो रही है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, आज गाजा किधर है, गाजा को लेट्स सी के मामलात मजीद किस तरफ जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। जनरल साहब साथ मौजूद थे, अहम मामले पर बात कर रहे थे, और आपके मुताबिक ये आपको लग रहा है कि इराक जो है वो दोनों तरफ के लिए ये मैसेज कन्वे कर रहा है।